नमस्कार दोस्तों, औसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बीएड सीईटी 2021 का समापन हुआ, तो आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चन सीट लेकर आया हूं जिसका एनालिसिस मैं करूंगा। आप आंसर मिलाइएगा और जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगले साल वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढेंगे तो ये क्वेश्चन वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इंग्लिश है जिसमें 15 क्वेश्चन हैं, हिंदी में भी 15 क्वेश्चन है। वो आप जानते ही हैं कि आप पैटर्न है जो आप देख करके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक अभ्यर्थी का क्वेश्चन पेपर है जो मैंने लिया है एनालिसिस करने के लिए। इसमें कुछ उसने टिक मारे हैं और कुछ सही भी हो सकते हैं, उसमें से जो टिक मारे हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर मैं आपको बता दूंगा। देखिए, पहला है अ स्टडी ऑफ साउंड्स, इसका आंसर होगा डी। फोनेटिक्स, लॉस ऑफ मेमोरी, इसका आंसर होगा बी। एमनेशिया मतलब भूल जाने की बीमारी होती है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, इसको एवियरी बोलते हैं। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब बहुत ज़्यादा किसी से नफरत करते हैं, इसका आंसर होगा सी। एनिमोसिटी। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के ऊपर है, मतलब स्वयं निर्देशित अधिगम। जी हाँ, लर्निंग का मतलब तो सीखना होता है, लेकिन जब आप बीएड में एडमिशन लीजिएगा तो वहाँ आपको लर्निंग एंड टीचिंग एक बुक ही होगी जिसमें आपको पढ़ना होगा। हिंदी मीडियम में अगर होंगे तो उसको अधिगम बोलते हैं, तो अधिगम के प्रकार वगैरह पढ़ने होंगे। तो अभी से जान लीजिए, बाद में फ़ायदा होगा। अब पूरा पैराग्राफ तो मैं पढ़ूंगा नहीं, कुछ लाइनें पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पैराग्राफ कह क्या रहा है। क्योंकि नीचे जो भी आंसर दिया हुआ है ना, जो क्वेश्चन है उसके आंसर पैराग्राफ के हिसाब से मारने हैं। बैंक पीओ में तो खैर बहुत हाई लेवल का पूछता है कि जब तक आप पैराग्राफ को सेंस नहीं कीजिएगा ना, आप पकड़ नहीं पाइएगा। यहाँ उतना हार्ड नहीं है, ये पैराग्राफ से ही मिल जाएगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब अ पर्सन इन विच इंडिविजुअल टेक द इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स in diagnosing their learning needs, formulation of learning goals, identifying resources for learning, choosing and implementing learning strategies and evaluating learning outcomes। मतलब स्वयं निर्देशित अधिगम में इसका अगर ब्रॉडेस्ट मीनिंग में व्यापक अगर इसका अर्थ देखा जाए तो जिसमें कोई व्यक्ति खुद ही पढ़ाई शुरू करता है, चाहे उसे मदद मिले या ना मिले। मतलब मदद मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो इसमें वो आप डायग्नोस करता है, ये निदान करता है उसकी क्या ज़रूरत है, वो पता लगाता है कि उसकी ज़रूरत क्या है। उस हिसाब से अपनी लर्निंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज अपनाता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करता है, मतलब कौन संसाधन कहाँ कहाँ से मिलेंगे। जैसे पीडीएफ है, कहाँ से लाए, ये किताब है तो कहाँ से मिल सकती है, सस्ते में, फ्री में या पेड रूप में वगैरह वगैरह। वो वेट नहीं करता है कि कोई आके हमें पढ़ा देगा। इस पूरे पैराग्राफ में यही है। पूरा पैराग्राफ तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपके सामने है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द साइनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोजिंग इज। डायग्नोजिंग जैसा मैंने बोला, इसका आंसर होता है निदान। निदान करना मतलब जैसे बीमारी में डायग्नोज करते हैं, पता लगाते हैं ताकि हम उसकी जो कमी है उसे पूरा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो सभी आंसर है उसमें सबसे उपयुक्त होगा एग्जामिनिंग, ऑप्शन बी, जो इस अभ्यर्थी ने भी मारा हुआ है। फिर है द मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। देखिए, लास्ट पैराग्राफ के लास्ट में जाइएगा आप ना, तो आपको मिलेगा टू मीट द चैलेंजेस इन टुडे इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोस्ट एसेंशियल। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। द मॉडर्न एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज क्या है, इंस्ट्रक्टिव है। मैंने पूरा पैराग्राफ तो आपके लिए नहीं पढ़ा है, लेकिन खैर आंसर बता दे रहा हूँ। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। स्वयं निर्देशित अधिगम को सबसे ज़्यादा कौन डिस्क्राइब करता है, तो है एक्टिव लर्निंग होगा। क्यों? जब आप खुद से पढ़ते हैं तो एक्टिव आप होते हैं, लेकिन कोई और आपको पढ़ा रहा है, मान लीजिए मसलन कोई टीचर व्याख्या दे रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा ध्यान ना दें, उनका ध्यान केवल इसी पर हो कि आंसर क्या है, आंसर क्या है। और जो लोग इस क्वेश्चन पेपर को इसलिए पढ़ रहे होंगे कि आगे चल के वो बीएड देंगे, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि पैराग्राफ को पूरा डील क्यों नहीं किए। तो कहने का मतलब आप पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से ढूंढिएगा तो ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो यही बोल रहा है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो आंसर एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज़ अ नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, क्वेश्चन भी है, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर थिंग। ये पैराग्राफ में साफ साफ लिख दिया गया है कि सबसे ज़्यादा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि ये लोगों की मदद करती है किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से ज़्यादा पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल, इसका आंसर ये होगा
लेस टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर, वो एक कदम उठा देता है, शुरुआत कर देता है, चाहे उसे किसी की मदद मिले चाहे नहीं मिले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन्स। देखिए इसमें क्या है ना कि प्रीपोजिशन सूटेबल जो होंगे वो आपको भरने हैं। द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशिएंट टाइम्स। इस अभ्यर्थी ने मारा है 4, लेकिन 4 किसी ड्यूरेशन के लिए लगता है, सिंस जो है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, लेकिन फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी लगता है और फ्यूचर या पास्ट में किसी को रेफरेंस करने के लिए भी लगता है। अब देखिए यहाँ 4 तो नहीं मारेंगे क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो नहीं दिया हुआ है। ड्यूरेशन का मतलब क्या कि इतना से इतना तक, ठीक है, या इन होल ईयर ऐसे करके, और पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं दिया हुआ है कि मई, या एग्जैक्ट नहीं बता दिया कि 15 अगस्त 1947, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, तो यहाँ फ्रॉम लगेगा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। मेरे अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आंसर क्या आएगा। तो फिर है नॉर्मली ही स्टेज डैश अंटिल 10 PM दिस डेज, तो यहाँ अप होगा, सही है, 11 का ए सही है इसका। द विजिट ऑफ द PM हैज़ बिन एडवांस्ड बाय 2 days होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 13, द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शिप। देखिए शेफर्ड का मतलब होता है जो भेड़ चराता है, ठीक है, गड़रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो गड़रिया जो था अपने शिप के ग्रुप को देख रहा था, भेड़ों के झुंड को। तो ग्रुप ऑफ शिप को एक नाम दिया जाता है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं फ्लॉक, तो इसका आंसर होगा डी, फ्लॉक, सही है यहाँ पर। द पुलिस डैश द मॉब, मॉब मतलब भीड़ होती है, ठीक है, मॉब अनियंत्रित भीड़ को मॉब बोला जाता है। तो यहाँ स्कैटर्ड होगा, यानी चितरा दिया, स्कैटर्ड एकदम सही शब्द सही शब्द है, यानी ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट, इसका होगा आंसर सी, बैलेंस्ड डाइट। तो ये आपका इंग्लिश का कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये हिंदी का है। देखिए 15 के बाद आना चाहिए था 16, लेकिन थोड़ा पेज इधर उधर हो गया, उसको आप छोड़िए। किसकी पूजा सदैव नहीं होती, क्या लगता है आपको? जमीन की। भूमि पूजन तो हमेशा होती है, पहले से भी होती रही है और आगे भी होगी। मकान की भी होती है, पद को भी लोग पूजते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इंद्र क्या है, एक पद है, और वैसे भी जब तक व्यक्ति किसी पद में है तब तक उसकी पूजा हो रही है, पद से बाहर गया पूजा खत्म। लेकिन धन की नहीं। अब आप कहिएगा कि दिवाली में तो धन की पूजा होती है ना, होती है, लेकिन ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सदैव नहीं होती। सदैव तो ज़मीन की होगी, मकान की भी होगी, क्योंकि धरती तो माता है, मकान तो आपको आश्रय दे रहा है, पद पे ही तो सब काम करते हैं। धन की पूजा सदैव नहीं होती, क्योंकि धन तो कोई कैसे भी कमा सकता है। कीर्ति का विलोम है, ऑप्शन सी, अब कीर्ति बिल्कुल सही है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए पुनः जन्म होना चाहिए। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन बी होना चाहिए निये। प्रत्यय जो लास्ट में लगे, उपसर्ग जो पहले लगे, तो लास्ट में क्या है, निये, तो प्रत्यय आपका क्या होगा, निये। अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है, इसमें धरा भिन्न है, क्योंकि पथ डगर राह रास्ते को बतलाते हैं, धरा तो धरती है, जो कि सब धरती पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण है किसका, समान वर्तमान काल का, ऑप्शन ए। 28 है, यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, उदाहरण है, देखिए इसमें ऑप्शन सी लगा हुआ है, हेतुमत भूतकाल का। ये तो सबको पता है कि भूतकाल का है, लेकिन देखिए क्या है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी भूत में भी शर्त लगा दिया कि वर्षा अगर होती तब फसल अच्छी होती है ना, तो शर्त का मतलब होता है हेतु, इसलिए ऑप्शन सी सही लग रहा है, हेतुमत भूतकाल का। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। निम्न में वायु का पर्यायवाची कौन है, आंसर समीर है, बिल्कुल सही है। अनल तो आग का है, अंबर आकाश को बोलते हैं, और बादल तो बादल है, आप जानते ही हैं। तो वायु का पर्यायवाची कौन हो गया, समीर। तो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब देखिए ये थोड़े से रीजनिंग आ गए हैं। अब रीजनिंग को डील करने के लिए आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है 14, 16, 34, 64। इसमें आपको ऑप्शन होगा 100, क्यों, सॉरी 4, 16, 36, 44। धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसे, देखिए 4 है 2 का स्क्वायर, 16 है 8 का स्क्वायर, 36 है, सॉरी 16 है 4 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर, 64 है 8 का स्क्वायर। यानी कैसे बढ़ रहा है, 2, 4, 6, 8, तो अगला क्या होना चाहिए, 10 का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, 100, यानी 31 का सी होगा। नेक्स्ट है 3, 11, 23, 39, 59।
इसमें क्या हो रहा है, देखिए कॉपी कलम लेके बैठिएगा तब होगा आपको सही से। इसमें देखिए 3 और 11 के बीच में कितना का फ़र्क है, 8 का। 11 23 में 12 का फ़र्क है। 23 39 में 16 का फ़र्क है। 39 50 में 20 का फ़र्क है। फिर फ़र्क देखिए, 8 12 4 का फ़र्क है। 12 16 4 का फ़र्क है। 16 20 4 का फ़र्क है। तो 20 में फिर 4 जोड़िए 24, तो 59 में फिर 24 जोड़िए, आंसर होगा 83, यानी 32 का सी होगा। ठीक है। फिर 33 है, 1 5 13 29 61, इसमें कैसे फ़र्क है, 4 8 16 32 का फ़र्क है। तो लास्ट में 64 जोड़िएगा, 61 64 कितना होगा, 125, तो 33 का डी होगा। 34 का क्या है, 3 6 8 16 19, इसमें थोड़ा सा मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर देखें तो 3 दूनी 6 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो 19 दूनी क्या होना चाहिए, 38। और बीच के टर्म है 6 + 2 8 होता है, और 8 + 3 16 + 3 19 है, तो शायद ऐसे बढ़ाया होगा। तो उस हिसाब से आंसर आपको 34 का बी 38 होना चाहिए। और फिर है 3 5 7 9, ये तो सिंपल सा चीज़ है, आप देख लीजिए। 3 5 कितना हुआ, 2 बढ़ा, 2 2 बढ़ रहा है, तो 9 के बाद क्या होना चाहिए, 11, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा क्यों है। देखिए आप जानते हैं कि चांदी एक आभूषण के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन उसका अपना महत्व है इलेक्ट्रिसिटी में। आप जानते हैं कि सब गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होता है, और गोल्ड की खासियत ये होती है कि इसको बहुत दूर तक खींच सकते हैं। लेकिन प्लेटिनम गोल्ड से भी महंगा है और चांदी से भी महंगा है। क्यों, इसका कोई उपयोगिता नहीं है, केवल ये क्योंकि ये सबसे रेयर पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी, कम पाया जाने वाला। बहरा हमेशा गूंगा होता है क्योंकि वह ऐसा ही जन्म लिया है। कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा होता है। गूंगा और बहरा समान है, वह दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है। इस कैंडिडेट ने मारा है बी, इसको देख लीजिएगा बायोलॉजी में। लेकिन मुझे जैसा कि लगता है शिक्षण में क्या होता है ना, आप बोलना सीखते हैं तभी जब आप शब्दों को सुन सकते हैं। जब आप शब्दों को सुन ही नहीं पाइएगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि शब्द क्या है। जब आपको पता ही नहीं होगा शब्द क्या है तो आपको कैसे पता होगा कि क्या बोलना है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, वह दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है। ये चीज़ आप पढ़िएगा बीएड में, जब जाइएगा ना तब पढ़िएगा वहाँ पर, जब मूक बधिर बच्चों के बारे में पढ़ना होगा। तो इसका तो अगर हम टीचिंग के एग्ज़ाम देख रहे हैं तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर मारना चाहिए, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर मारना चाहिए। ये हो गया आपका रीजनिंग। और भी क्वेश्चन है रीजनिंग का। फिर है, लोग अपने जूते में रबर का तल्ला प्रयोग करते हैं क्योंकि वे शौकीन मिजाज है। ये कोई मतलब नहीं हुआ। रबर चमड़े से अधिक छिद्रयुक्त होता है, नहीं। ये कम आवाज़ करते हैं, आवाज़ तो कम करते हैं, बिल्कुल सही है। ये टिकाऊ होते हैं। देखिए जूते में रबर, आजकल तो जूते बहुत तरह के होते हैं बिना रबर के भी आप, लेकिन रबर तो इस्तेमाल होता ही है, बहुत तरह के होते हैं। वजह क्या है ना, जब रगड़ खाता है तो कम डिग्रेड होता है, ठीक है ना। तो ये टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा बेटर है। जूते के आवाज़ से क्या मतलब है, ठीक है आवाज़ कम करे, लेकिन बूट का तो आवाज़ भी आता है। देखिए इसका सही आंसर होगा ये टिकाऊ होते हैं। बर्फ़ पानी पर तैरता है क्योंकि, ऑप्शन सी मार दीजिए, इसका भार कम होता है बनिस्पत समान आयतन के पानी के भार से। बच्चों को धूम्रपान से बचाना चाहिए क्यों, ऑप्शन डी, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचना चाहता हूँ इसलिए सीधा ऑप्शन पे जा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन है, परिवार के सभी 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा पर है। सदस्य बी सदस्य सी का पुत्र है, लेकिन सदस्य सी सदस्य बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं। सदस्य ई भाई है सदस्य सी का, डी पुत्री है ए की, सदस्य एफ भाई है सदस्य बी का। देखिए जब रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा तब इसको बताया जाएगा कि बनाते कैसे हैं। आप केवल आंसर देख लीजिए क्या है इसमें। इसके आंसर सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फीमेल्स ए डी, हु इज द वाइफ ऑफ ई, ऑप्शन